हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। यानी हम जानेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या है और उसका स्कोप क्या है और क्या इसका इतिहास है। इम्यूनोलॉजी की हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से संबंधित है। और इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, डिजीज है, उनसे रक्षा प्रदान करता है। तो इम्यूनोलॉजी इज स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी टू डिजीजेस। ये इम्यून सिस्टम की स्टडी और कई बीमारियों की जो के प्रति जो प्रतिरक्षा है उसके संबंध में अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो प्रतिदिन कई प्रकार के रोगाणुओं के संपर्क में आता है। अब प्रश्न उठता है कि रोगाणु के संपर्क में आता है तो आखिर ये विभिन्न प्रकार के रोगाणु से कैसे हमारा शरीर रक्षा करता है? इसकी वजह ये है कि हमारे शरीर के भीतर ये जो पैथोजेंस होते हैं उनके प्रति इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस या डिफेंस की एक मैकेनिज्म होती है जो कि जन्मजात उपस्थित होती है या फिर ये जो जीव है वो अपने जीवन काल में इसको अर्जित करते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो इम्यून सिस्टम होता है वह वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि और कई प्रकार के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे शरीर की सुरक्षा करता है। तो इन सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफाइड है और अनुकूलित सुरक्षात्मक तंत्र है जो कि कशेरुकी प्राणियों में बाहर से जो भी प्रवेश करते हैं पैथोजेंस और कैंसर का जो होता है रोग होता है उससे रोकथाम के लिए डेवलप हुआ है। इस सिस्टम में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और रासायनिक अणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो बाहर से प्रवेश करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। प्रतिरक्षी क्रियाविधि जो होती है वो काफ़ी जटिल होती है और फंक्शनल दृष्टि से हम देखें तो जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो क्या करता है वो रिकग्निशन ऑफ फॉरेन मटेरियल और पैथोजन, यानी बाहर से जो प्रवेश करने वाले पदार्थ होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई करता है इम्यून सिस्टम। वो ये पहचानता है कि ये बाह्य पदार्थ ही है और शरीर के लिए ये विदेशी या फॉरेन मटेरियल है। और उनकी पहचान जब हो जाती है तो फिर इन कारकों के प्रति जो इम्यून सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है उसके द्वारा जो ये बाह्य पदार्थ होते हैं उनकी पहचान और इन फैक्टर्स की जो स्पेसिटी होती है उसके कारण होती है। प्रतिरक्षी तंत्र में एक क्षमता होती है कि वह बाह्य कारकों की जो केमिकल डिफरेंस होता है उसको पहचान कर सकता है। वो पहचान कर सकता है इम्यून सिस्टम उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कि ये जो पदार्थ है या जो पैथोजन है वो शरीर से संबंधित नहीं है, ये कोई बाह्य पदार्थ है। जब प्रतिरक्षी तंत्र बाह्य अणु या मॉलिक्यूल की पहचान कर लेता है तो कोशिकाएं जो होती है इम्यून सिस्टम से संबंधित वह जो भी रेस्पॉन्स होती है अनुक्रिया उसकी तैयारी करती है जिसे प्रभावी अनुक्रिया या इफ़ेक्टिव रेस्पॉन्स कहते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो जो बाह्य कारक होता है जो बॉडी में एंटर करता है वो या तो नष्ट कर दिया जाता है या उसको न्यूट्रलाइज या उदासीन कर दिया जाता है। इस प्रकार जो इम्यून सिस्टम होता है उसके द्वारा प्रारंभिक पहचान संकेत या इनिशियल रिकग्निशन सिग्नल का रूपांतरण विभिन्न
तरह की इफेक्टिव रेस्पॉन्स में हो जाता है। यानी रिकॉग्निशन हो गया तो उसके बाद इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है। और होता क्या है कि यदि इसी प्रकार के फैक्टर का शरीर में वापस से कहीं आक्रमण होता है, प्रवेश होता है, तो इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी रेस्पॉन्स होती है उसके द्वारा इस फैक्टर को या बाह्य पदार्थ को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस प्रकार प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो बॉडी की रक्षा करता है। जो प्रतिरक्षी शब्द है वो लैटिन भाषा के इम्यूनिस से बना है, जिसका अर्थ है आपदाओं से स्वतंत्र, यानी फ्री ऑफ बर्डन, यानी परपोषी की विभिन्न रोगों के प्रति सुरक्षा करने की क्षमता। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो फ्रांस के एक साइंटिस्ट जो हैं लुईस पास्चर, हम सब जानते हैं, उन्होंने रेबीज के फील्ड में अच्छा काम किया है। तो लुईस पास्चर ने रेशम कीटों के पेब्रिन रोग, भेड़ों के एंथ्रेक्स और मुर्गों में पाए जाने वाले चिकन कोलेरा रोगों का उन्होंने इलाज किया। इन्होंने रेबीज रोग के जो प्रतिटीके होते हैं उनका आविष्कार किया। यही वजह है कि इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी अर्थात प्रतिरक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इम्यूनोलॉजी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है और इसका जो प्रारंभ हुआ वो एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक के कार्य के साथ माना जाता है, जिन्होंने 1796 में वेरियोलेशन इंट्रोड्यूस किया था और रॉबर्ट कोच ने 19वीं सेंचुरी के बाद के ईयर्स में ये प्रूव किया कि जो विभिन्न प्रकार की जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, संक्रामक रोग होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। जिस प्रकार विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का इतिहास होता है, उसी प्रकार इम्यूनोलॉजी है उसका भी एक इतिहास है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ईसा से 430 वर्ष पूर्व थुसिडिडास ने सबसे पहले बताया कि ऐसे व्यक्ति जो प्लेग रोग से पीड़ित हैं उसके बाद ठीक हो जाते हैं तो उनको बिना किसी दोबारा संक्रमण के भय के ऐसे अन्य रोगियों की सेवा कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीवों को अन्य जीवों में प्रवेश कराकर रोगी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के जो क्रूड या अपरिष्कृत तरीके हैं उनका प्रयोग 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था। उस समय इस तकनीक को वेरियोलेशन कहा जाता था, जिसे स्मॉल पॉक्स का उपचार इस विधि के द्वारा किया जाता था। लेकिन टेक्निक का क्रूड होने के कारण कई बार पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती थी और जैसा कि बताया कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का उपचार टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की विधि से किया था और सफलतापूर्वक किया। प्रतिरक्षा विज्ञान का इतिहास हम देखें तो विभिन्न समय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस फील्ड में काम किया, जैसे एडवर्ड जेनर, रुडोल्फ विर्चोव, एमिल रॉक्स, एमिल वॉन बेरिंग, रॉबर्ट कोच आदि कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैंडस्टीनर आदि कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ भी मिले हैं। इसका हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा के प्रकार। इम्यूनोलॉजी का जो फील्ड है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। व्यापक होने के कारण जिस प्रकार इम्यूनोलॉजी जीव विज्ञान की या जूलॉजी की एक ब्रांच है, तो आगे इम्यूनोलॉजी की भी आगे सब ब्रांचेज या उपशाखाएं हो गई है। उनके एग्जाम्पल है जैसे इम्यूनोलॉजी केमिस्ट्री, इम्यूनोपैथोलॉजी,
जैसे पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का जो रिलेशन है उसके संबंध में अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोजेनेटिक्स में जो इम्यून रेस्पॉन्स का जो जेनेटिक आधार होता है, आनुवंशिक जो बेसिस होती है, आनुवंशिक आधार होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, इसमें क्या होता है कि विभिन्न अंगों का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें कई बार का क्या कि अंगों का रिजेक्शन हो जाता है, तो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित जो इम्यूनोलॉजी होती है वो ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा ट्यूमर इम्यूनोलॉजी, एजिंग इम्यूनोलॉजी, फिटोमेटर्नल इम्यूनोलॉजी आदि अन्य इसकी शाखाएं हैं। इसके बाद हम इसका फ्यूचर की बात करें, प्रतिरक्षा विज्ञान का महत्व और भविष्य की बात करें, तो ये जो ब्रांच विज्ञान की इम्यूनोलॉजी, हम जानते हैं इसका सीधा रिलेशन मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए ये मेडिकल विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। अब तक जो भी कार्य इस ब्रांच से हुआ है उससे मनुष्य को कई लाभ हुए हैं। विज्ञान की शाखा में इम्यून सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विज्ञान का उद्विकास प्राथमिक रूप से बाहर से प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं, सूक्ष्मजीवों के उपापचय और रासायनिक उत्पाद और रासायनिक अणुओं से सुरक्षा के लिए हुआ। प्रतिरक्षा विज्ञान में बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीवों और रासायनिक अणुओं से सुरक्षा संबंधित होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम समझते हैं कि वर्तमान समय में इम्यूनोलॉजी का जो फील्ड है वो काफ़ी प्रासंगिक है। अभी हम बात करें तो जो कोविड-19 का सिनारियो चल रहा है, कोविड-19 जिस प्रकार पूरे विश्व में फैला है, विभिन्न कंट्रीज में इसके अगेंस्ट कई प्रकार की वैक्सीन का कार्य चल रहा है, तो वैक्सीन का निर्माण ये इम्यूनोलॉजी का एक फील्ड है। कुछ देश की कुछ फार्मा कंपनीज है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बनाए हैं और कई जगह और भी काम चल रहा है। तो इम्यूनोलॉजी का फील्ड अभी इस पेंडेमिक को देखते हुए, कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए इसके स्कोप को हम समझ सकते हैं कि जब मानवता के ऊपर खतरा आ गया है तो एक इम्यूनोलॉजी का फील्ड जो वैक्सीनेशन है तो उस पर कार्य करके किस प्रकार मानवता को बचाया जा सकता है। तो इम्यूनोलॉजी का स्कोप है वो काफ़ी व्यापक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा जो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है, आंतरिक सुरक्षा क्रियाविधि, वो किस प्रकार कार्य करती है। जो आंतरिक सुरक्षा क्रियाविधि है वो दो प्रकार की होती है। एक तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म यानी अविशिष्ट सुरक्षा क्रियाविधि, और दूसरी है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म यानी विशिष्ट सुरक्षा क्रियाविधि। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी हम बात करें तो पैथोजन के विपरीत जो प्रथम सुरक्षा होती है ना, पैथोजन से जो भी रोगजनक होते हैं उनसे बचाने के लिए जो प्रथम सुरक्षा कवच होता है वो हमारे स्किन होती है, त्वचा होती है। त्वचा एक बैरियर का कार्य करती है, इसलिए त्वचा शरीर में जो रोगाणु और जीवाणु तथा परजीवी आते हैं उनको शरीर में एंटर करने से रोकती है। इसके अलावा दूसरा जो सुरक्षा त्वचा द्वारा स्रावित जो पसीना और स्वेट और सीबम जो होता है उसमें कई रसायन होते हैं जो कई प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्मजीव अगर कोई भोजन के साथ अगर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे खाने के साथ अगर प्रवेश कर रहे हैं, तो आमाशय में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है कि आमाशय में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी कुछ एंजाइम होते हैं वो इनको नष्ट कर देते हैं। जो रोगाणु श्वसन के साथ, हवा के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं वे नाक के रोमों द्वारा छान लिए जाते हैं, और जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, श्वसन पथ, उसमें म्यूकस होता है, उस म्यूकस द्वारा रोक लिए जाते हैं और यहाँ फिर इनको फेगोसाइटोसिस द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।
अगर पैथोजन ऊतक में प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जब संक्रमित विषाणु या अंतःकोशिकीय परिजीवी से संक्रमित हो जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसे इंटरफेरोन कहते हैं वो स्रावित करती है। और ये प्रोटीन जो होता है ये अन्य कोशिकाओं के जो एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं उनको स्रावित करने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। ये कोशिकाओं को वायरस द्वारा अनावश्यक जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके निर्माण को रोकते हैं, क्योंकि वायरस क्या करते हैं जब शरीर में आते हैं तो कोशिकाओं को अपने कंट्रोल में लेकर जो उनका वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे डीएनए या आरएनए वो उनके हिसाब से जो वायरस की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो प्रोटीन्स बनवाता है। तो जो इंटरफेरोन्स होते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद जो दूसरे मैकेनिज्म है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी हम बात करें जो विशिष्ट सुरक्षा क्रियाविधि है तो अविशिष्ट सुरक्षा क्रियाविधि रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट सुरक्षा क्रियाविधि है मैकेनिज्म है वो सक्रिय होती है, वो तो निष्क्रिय रूप से कार्य करती है विशिष्ट, लेकिन जो विशिष्ट होती है वो एक्टिव या सक्रिय रूप से कार्य करती है। कई दिन विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में सक्रिय करने में लग जाते हैं, लेकिन अगर एक बार क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो जो रेस्पॉन्स होती है वो बहुत प्रभावी होती है। तो जो विशिष्ट प्रतिरक्षी क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा जिसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसे प्रतिरक्षी मध्यस्थता प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेल मेडिएटेड तरीका है कोशिका मध्यस्थता, इसमें लिम्फोसाइट्स जो होती है वो डायरेक्ट रोगाणु या पैथोजन पर आक्रमण करती है, जबकि जो प्रतिरक्षी मध्यस्थता प्रतिरक्षा है उसमें जो लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, ये रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इम्यूनोलॉजी विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत जो बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसका स्कोप काफ़ी व्यापक है। हम आने वाले लेक्चर्स में इनके विभिन्न एस्पेक्ट और विभिन्न टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।